नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह परीक्षा जंक्शन पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनरल स्टडीज के करीब में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके दैनिक जीवन को जीने के दरमियान भी ये फंडामेंटल राइट की अगर आपको जानकारी है तो वहाँ भी हमें बहुत सारी सहूलियतें मिलती है। इसलिए फंडामेंटल राइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार को समझने से पहले हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं, पीछे चलते हैं कि वर्तमान में भारत में एवं इसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से पहले बहुत सारे देशों में मोनार्की था अर्थात राजतंत्र। तो राजतंत्र से जो परिवर्तन होते हुए आज हम लोकतंत्र में आए, तो राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या अंतर है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि राजतंत्र में और लोकतंत्र में ये मोनार्की हुआ और डेमोक्रेसी। मोनार्की में देखते हैं कि हम लोग सिर्फ ड्यूटी पर बल देते थे। क्या होता था कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी पहले, वहां पर ड्यूटी पर ज्यादा बल होता था, वहां पर अधिकारों की चर्चा ना के बराबर होती थी, अर्थात सिर्फ ड्यूटी पर चर्चा होती थी। डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, यहाँ पर ड्यूटी है लेकिन प्राथमिकता यहाँ पर क्या होगी, अधिकार की, राइट्स की, अधिकार की, और साथ ही साथ कर्तव्य अर्थात ड्यूटी। अंतर क्या देखते हैं कि मोनार्की में पहले सिर्फ ड्यूटी होता था और डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, यहां पर राइट्स के साथ साथ ड्यूटी है, अर्थात एक सिक्के के दो पहलू। जहां जहां अधिकार है वहां वहां ड्यूटी है, जहां जहां ड्यूटी है वहां वहां अधिकार है। अब चलते हैं कि ये अधिकार आखिर होता क्या है। अधिकार मूलतया आपको अपने व्यक्तित्व के विकास में, जो आप अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं उसके लिए आवश्यक परिवेश मुहैया कराता है, उसके लिए जो है आवश्यक परिवेश मुहैया कराता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब आते हैं भारत के संदर्भ में ये फंडामेंटल राइट क्या है कि
यहाँ पर मौलिकता मूल को अलग कर देते हैं और अधिकार, क्योंकि अधिकार आपको परिवेश मुहैया कराता है। अधिकारों में भी वैसे अधिकार जिसके बिना आप अपने व्यक्तित्व का थोड़ा भी विकास नहीं कर सकते। अधिकारों में भी जो वैसे अधिकार जो प्राथमिकता रखते हैं, अर्थात वैसे अधिकार जो आपके सर्वांगीण विकास में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता। तो यहां पर चलते हैं, जैसे कोई वस्तु है या विचार है, तो वस्तु का कोई वस्तु या विचार, वस्तु या विचार, वस्तु क्या है? ये वर्तमान आपके समक्ष फिजिकली अस्तित्व में है, अर्थात आपके नजर के सामने है कि फला सामने कुर्सी पड़ी हुई है, मेज पड़ी हुई है, कोई भी चीज, या उसका हमारे मस्तिष्क में आइडिया होता है। या तो कोई वस्तु अस्तित्व में है या उसका आइडिया हमारे दिमाग में। कोई वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण, कोई वस्तु है या विचार है का उसका वह मुख्य गुण जिसके बिना उस वस्तु या विचार के अस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, वो उसकी मौलिकता है। ठीक, अर्थात कि वस्तु अस्तित्व में है, विचार हमारे दिमागों में है। कोई वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण जिसके बिना हम उस वस्तु या विचार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वही मौलिकता कहलाती है। मौलिकता अर्थात मूल है, जिसके बिना वस्तु या विचार का अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि विवेकशीलता, रैशनैलिटी, विवेकशीलता और इंसानियत, इंसानियत, विवेकशीलता एवं इंसानियत, ये मनुष्य का मूल गुण क्या है? ये मनुष्य का मूल गुण है, मनुष्य का मूल गुण। मूल गुण, अगर मनुष्य से इन दो मूल गुणों को निकाल दिया जाए, विवेकशीलता एवं इंसानियत को, तो क्या मनुष्य एक अन्य प्राणी जैसे पशुजन्य प्राणी, उसमें जैसे गाय भैंस या कोई भी प्राणी लेते हैं, उनमें और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा जब मनुष्य से उसकी विवेकशीलता और इंसानियत निकाल दिया जाए? अर्थात मनुष्य को मनुष्य ये विवेकशीलता और इंसानियत ही बनाते हैं। अर्थात इसे विशिष्ट कौन बनाता है? इसे विशिष्ट विवेकशीलता और इंसानियत बनाता है। अब आते हैं इस उदाहरण को समझते हुए मूल अधिकार, अर्थात अधिकार के वैसे विशिष्ट गुण जो अधिकारों में, वैसे अधिकार जो मनुष्य के अपने सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देता हो, अर्थात ऐसा परिवेश उपलब्ध कराता हो जिससे मनुष्य अपना चहुमुखी कहें या सर्वांगीण विकास कहें, ठीक, इसके लिए परिवेश मुहैया कराता है। तो हम यहाँ पर मूल अधिकार किसे कहेंगे? मूल अधिकार, वैसे अधिकार, वैसे अधिकार जो मनुष्य को अपने सर्वांगीण विकास के लिए परिवेश या परिवेश या पर्यावरण मुहैया कराता है, मूल अधिकार कहलाता है। मूल अधिकार
कहलाता है। अब यहां पर सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो? सर्वांगीण विकास को हम इस रूप में देखते हैं कि उसका भौतिक विकास हो और उसका नैतिक विकास हो। इस भौतिक विकास का क्या मतलब है? इस भौतिक विकास का मतलब है कि मनुष्य को या व्यक्ति को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों को प्राप्त करने में जो परिवेश या पर्यावरण उपलब्ध कराए, अर्थात ये कौन उपलब्ध कराएगा? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में देखते हैं कि मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास अर्थात चहुमुखी विकास में, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, उसके विकास में ये भौतिक तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं। नैतिक, ये आपकी, ये मनुष्य की मनुष्य के आंतरिक गुण है जो इहलोक में, इस दुनिया में व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही साथ उसमें आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता है, उन्नति का रास्ता खोलता है। ठीक, अब यहां पर हम समझ गए कि आखिर ये मूल अधिकार क्या है। तो भारत में यहाँ के लोग, भारत में यहाँ पर वैसा परिवेश मुहैया कराना या वैसा पर्यावरण देना जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक, अब हम चलते हैं कि ये आखिर ये इसकी तो कभी ना कभी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि एक बार की लोगों को मिल गया है। इसका भी क्रमशः देखते हैं, इसका भी विकास होता है। तो इसके विकास के देखते हैं वैश्विक परिदृश्य पर क्या हो रहा था। वैश्विक स्तर पर अर्थात ग्लोबल लेवल पर, और दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया के लेवल पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैश्विक स्तर कि वैश्विक स्तर पर जो अधिकारों की बात की गई, ये सर्वप्रथम कब की गई, लोगों को सर्वप्रथम अधिकार कैसे मिले, किस रूप में मिले। तो यहां पर हम देखते हैं कि 15 जून 1215 में, 15 जून 1215 में कहां पर? तो ब्रिटेन में। क्या हुआ इसमें? इसमें यह हुआ कि ब्रिटेन के राजा जॉन थे, राजा जॉन। तो उनके कुछ नजदीकी, जैसे ये सेंटर में ये राजा हो गए और चारों तरफ मान लेते इनकी प्रजा है, तो इनके इर्द गिर्द के जो सामंत थे, तो उन्होंने राजा पर दबाव बढ़ाया कि ऐसा है कि आप हमें कुछ भी अधिकार दीजिए। अधिकारों के लिए उन्होंने राजा पर दबाव बनाया और राजा उस दबाव में आए और उन्होंने अपने नजदीकी सामंतों को कुछ विशेष अधिकार दिए। उन्होंने अपने राजा पर कुछ प्रेशर दिया और राजा ने उन्हें कुछ अधिकार दिया। राजा ने जब उन्हें अधिकार दिया, ठीक, तो ये बात धीरे धीरे इन लोगों को ही अखरने लगी कि इन्हें अधिकार मिला है, तो आखिर हमें क्यों नहीं अधिकार मिला? इन्हें अधिकार मिला तो हमें क्यों नहीं अधिकार मिला? तो अब इन लोगों की भी चाहत हुई कि ये अधिकारों का जो दायरा है उन दायरा को बढ़ाया जाए। तो देखते हैं 1688 में ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें राजा को हटाकर उनके दामाद को वहां का राजा बना दिया गया।
जब चूंकि उनके दामाद को बनाया गया, उनके दामाद ने एश्योर किया था कि जब हम राजा बनेंगे तो ये अधिकारों का जो दायरा है, इन अधिकारों के दायरे को हम बढ़ा देंगे। तो देखते हैं कि 1689 में उन्होंने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया, अर्थात इसे विस्तृत कर दिया। अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। अब इसके बाद देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। सत्रह सौ नवासी में, ब्रिटेन के बाद 1789 में फ्रांस ने अपने नागरिकों को अधिकार दिया। पुनः देखते हैं 1789 के पश्चात सत्रह सौ नवासी के पश्चात 1791 में अमेरिका में भी अपने नागरिकों को राइट्स दिए, और 1791 ये अमेरिका के मूल संविधान में राइट्स की बात नहीं की गई थी। अमेरिका के मूल संविधान में राइट्स की बात नहीं की गई थी, अर्थात वहां संविधान संशोधन करने के पश्चात वहां पर संविधान संशोधन करके वहां पर राइट्स जनता को दिया गया। फिर देखते हैं 1945 में यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार की बात की गई कि मानव होने के नाते सभी लोगों के कुछ राइट्स बनते हैं और उन राइट्स से मानव को विमुख या उसे हटाया नहीं जा सकता, अर्थात मानव होने के नाते हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का अधिकार बनता है। अब आते हैं, ये तो वैश्विक परिदृश्य पर हमने देखा कि वैश्विक परिदृश्य पर राइट्स की बात कैसे चली थी। अब आते हैं हम इंडिया के लेवल पर। इंडिया में देखते हैं कि सर्वप्रथम अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। इसके माध्यम से यह इंगित करने का प्रयास किया गया कि हमारे यहाँ जो शासन कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स नहीं है, वो अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज तो अच्छे लोग होते हैं जो ब्रिटेन में शासन कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो शासन कर रहे हैं वहाँ पर वो अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको वो राइट्स दिए हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो शासन कर रहे हैं तो जो वहाँ पर ब्रिटेन में जो व्यवहार होता है वो व्यवहार अंग्रेज हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये अन ब्रिटिश है, अर्थात ये अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज होते, अंग्रेज अच्छे लोग होते, ये हमें राइट्स देते, अर्थात ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते। तो सर्वप्रथम एक तरह से राइट्स की बात अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आया। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि 1895 में स्वराज विधेयक, ये ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था, गिर गया। ये से पेश करवाने वाले थे तिलक, और इसके माध्यम से राइट्स की बात की गई। किसकी राइट्स की बात? तो इंडिया के लोगों के राइट्स की बात की गई। और इसके पश्चात बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उन अधिवेशनों में भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई कि यहाँ के लोगों को भी कुछ राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। 1925 में देखते हैं
कि एनी बेसेंट द्वारा राइट्स की बात की गई कि इंडिया के लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन इसे भी नहीं माना गया। और देखते हैं उसके पश्चात जो एक्ट्स अधिनियम भारत में बनाए जा रहे थे, किसी में भी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की। और कांग्रेस द्वारा जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उन अधिवेशनों में भी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा होती थी, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन लास्टली देखते हैं 1946 में पहली बार कैबिनेट मिशन द्वारा फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट किया गया। 1935 का जो एक्ट आया था उसमें भी फंडामेंटल राइट को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन पहली बार 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा फंडामेंटल राइट को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी हमने देख लिया कि वहाँ राइट्स का धीरे धीरे कैसे ग्रो होता है। और इंडिया के स्तर पर भी हमने देख लिया कि अन ब्रिटिश रूल से ही हम देखते हैं कि जो ये बुक आई थी उसमें भी राइट्स की चर्चा की गई भाई कि जो हमारे यहाँ शासन चल रहा है वो अन ब्रिटिशर्स है, अर्थात ब्रिटिशर्स तो वो हैं जो अपने जनता को हक और अधिकार दिए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हमें ये जो वर्तमान में भारत की जो शासन प्रणाली है वो ना हमें हक और अधिकार दे रहे हैं, ना हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। फिर 1895 में देखे तिलक द्वारा जो इंग्लैंड में स्वराज विधेयक पेश किया गया था, उसमें भी राइट्स की बात की गई। और क्रमशः देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की मांग होती रही, ठीक। और अंततः संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें विधिवत फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कैसे की गई, किस रूप में की गई। तो ये भाग फंडामेंटल राइट ये भाग जो है 3 में है और इसकी चर्चा आर्टिकल 12 से 35 में की गई। चर्चा कितने से कितने में की गई है? आर्टिकल 12 से 35 में की गई है। अब यहां पर हम एक एक आर्टिकल के तहत समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर है क्या। तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है? तो राज्य की परिभाषा यह है कि राज्य एक इंस्टीट्यूशन है। राज्य एक इंस्टीट्यूशन है जो कानून बनाता है, आदेश देता है, अब हम किन किन चीजों को, किनको हम राज्य की परिभाषा के तहत रखेंगे। तो इसके तहत हम देखते हैं, राज्य के तहत सबसे पहले आता है भारत सरकार, विधायिका, भारत की विधायिका एवं सरकार दूसरे स्तर पर देखते हैं राज्य की विधायिका एवं सरकार। तीसरे स्तर पर देखते हैं पंचायती राज, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
और चौथे में देखते हैं अदर ऑथोरिटी। अदर ऑथोरिटी, इस अदर ऑथोरिटी में कौन आते हैं? इस अदर ऑथोरिटी में वो आते हैं जो कुछ विशेषज्ञता लिए होते हैं, जो कुछ विशेषज्ञता लिए होते हैं, जैसे ओएनजीसी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो अब है कि सरकार कानून बनाकर इनको कहती है ठीक है, आपको हम ये हक और अधिकार देते हैं, आप अपने लिए कानून बनाइए और आप उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो वो अपने क्षेत्रों में अपने लिए कानून भी बनाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन इन्हें संप्रभु शक्ति इनके पास नहीं होती। इनके पास संप्रभु शक्ति नहीं होती। संप्रभु शक्ति नहीं होती। ठीक, तो हमने क्या देखा कि राज्य की परिभाषा के तहत कौन कौन आते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम भारत की विधायिका, भारत की संसद एवं सरकार, राज्य की विधायिका जहां पर ये वहां की विधायिका में जहां पर ये विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, दोनों शामिल हो जाते हैं, या जहां पर सिर्फ विधानसभा है वो, एवं सरकार। तीसरा है पंचायती राज, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उन्हें भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है कि इंडिया में एक साथ 3 व्यक्ति शासन करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार शासन करती है, राज्य सरकार शासन करती है और पंचायती राज भी उन पर शासन करती है। और चौथे में जिसे विधान बनाकर ये अधिकार दे दिया गया कि आप अपने लिए कानून बनाइए, उसे इंप्लीमेंट करिए, और जो नहीं मानते उन्हें दंडित भी करें, लेकिन इनको संप्रभु शक्ति नहीं दिया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में उन चीजों की चर्चा की गई है कि जो मूल अधिकार में अल्पीकरण करते हैं, अर्थात मूल अधिकार को कम करते हैं। तो जो मूल अधिकार को कम करते हैं, अर्थात जिस मात्रा तक कम करते हैं, उस मात्रा तक वो कानून क्या होगा? अवैध होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा। जैसे आर्टिकल 13(1) में कहा गया है कि वैसे कानून जो स्वतंत्रता पूर्व से विद्यमान, वैसे कानून जो स्वतंत्रता पूर्व से विद्यमान है, अगर इनका मूल अधिकार से टकराव होता है, अगर इनका इन कानून का मूल अधिकार से टकराव होता है, तो जिस मात्रा तक ये मूल अधिकार से टकराते हैं, उस मात्रा तक ये कानून इक्लिप्स, ग्रहण लग जाएगा। अर्थात पूर्व के व्यवहारों के लिए तो सही है, लेकिन वर्तमान में उस पर ग्रहण लग जाएगा, अर्थात उसका कोई मतलब नहीं होगा। इससे कहते हैं जैसे ये स्वतंत्रता के पूर्व का कोई कानून है, ठीक, ये और वर्तमान में ये फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट से ये जो कानून बना है, ये फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है, अर्थात तो ये जो टकरा रहा है, तो स्वतंत्रता बाद के लिए ये कानून क्या होगा? इस पर ग्रहण लग जाएगा, अर्थात इसका कोई मान्यता नहीं होगा। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व के लिए ये मान्य होगा, पहले के व्यवहारों के लिए मान्य है, लेकिन वर्तमान में ये मान्य नहीं है। इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, या आच्छादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्लिप्स। थ्योरी ऑफ इक्लिप्स, ये आपका आर्टिकल 13(1) हुआ। अब आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 13(2) के तहत वैसा कोई भी कानून जिसे संसद बनाती है, कोई भी कानून, ये स्वतंत्रता बाद का, ये क्या है, ये स्वतंत्रता के बाद के कानून के बारे में कहा गया है कि वैसा कोई भी कानून, कोई भी कानून जो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है, जो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है, अगर वो मूल अधिकार से टकराता है, अगर वो मूल अधिकार से टकराता है, अगर वो मूल अधिकार से टकराता है, तो जिस मात्रा तक वो टकराएगा, जिस मात्रा तक वह टकराएगा, वह टकराएगा उस मात्रा तक वह अवैध होगा, अवैध होगा। जैसे कि भारत की संसद कोई कानून बनाती है, जैसे ये कानून बनाई, ठीक, और ये फंडामेंटल राइट से टकरा रही है, ये पूरे के पूरे कानून, ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट से टकरा रही है, अर्थात ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अर्थात ये कोई कानून जो बनाया जा रहा, इसका कुछ उद्देश्य भी होगा, इसका कुछ उद्देश्य भी होगा। अब उद्देश्य जो कुछ भी हो, अगर मान लेते इस पूरे कानून में से ये वाला पार्ट सिर्फ टकरा रहा, ठीक, तो ये वाला पार्ट अवैध नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी अवैध नहीं होगा, और ये वाला जो टकरा रहा है ये अवैध हो जाएगा। अब इसे हटा देने के पश्चात इन दोनों पार्ट के जो मंतव्य हैं वो अपने मंतव्य को पूरा कर रहे हैं, तो ये जारी रहेगा। लेकिन अगर इसे हटा देने के बाद इनके मंतव्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा कानून ही अवैध हो जाएगा। क्या होगा, ये पूरा का पूरा कानून ही अवैध हो जाएगा। ये जो है स्वतंत्रता के बाद का प्रावधान है, इसे कहा गया है थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये आर्टिकल 13(2) हो गया। आर्टिकल 13(1) किसके बारे संदर्भ में था, आर्टिकल 13(1) वो था स्वतंत्रता पूर्व की विधि के संदर्भ में। आर्टिकल 13(2) स्वतंत्रता के पश्चात जो विधियां बनाई गई हैं उनके संदर्भ में है। अब आते हैं 13(3) क्या कहता है। 13(3) कोई भी विधि, कोई भी विधि हो, उपविधि हो, नियम हो, परंपरा हो, रूढ़ि हो, कुछ भी चीज हो, अगर ये फंडामेंटल राइट से टकराता है, ये फंडामेंटल राइट से टकराता है, तो जिस मात्रा तक ये टकराएगा उस मात्रा तक ये क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अर्थात यहां भी फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी गई। क्या कि दी गई है, यहां भी फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दिया गया। अब उदाहरण स्वरूप इसे समझते हैं कैसे।
देखते हैं कि विशेषकर हरियाणा क्षेत्रों में वहां पर समगोत्री विवाह पर रोक लगाई गई, अर्थात समगोत्री विवाह आप नहीं कर सकते हैं। और वहां पर कुछ जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो इन बातों को तवज्जो ना देते हुए उन्होंने समगोत्री शादी कर लिया। समगोत्री शादी करने के पश्चात क्या हुआ कि वहां की सर्वखाप पंचायत ने अपना फैसला सुनाया कि इसे गांव से बाहर कर दिया जाए, से बाहर, अर्थात उसे गांव निकाला की सजा दे दे, क्योंकि वहां पर उस सोसाइटी में समगोत्री विवाह मान्य नहीं है। लेकिन उस प्रेमी जोड़े ने समगोत्री विवाह किया। अब इस बात को लेकर जो वो प्रेमी जोड़े थे वो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मान्यता है, समगोत्री शादी ना करें, ये मान्यता है, ये रूढ़ी है, ये मान्यता है, रूढ़ी है। पहला चीज यह 13(3) के तहत आता है। दूसरा, किसी मुद्दे पर निर्णय सुनाना, कि कोई विवाद हुआ हो, निर्णय सुनाने का अधिकार, जजमेंट का अधिकार किसी सर्वखाप पंचायत को नहीं है। ये वो अथॉरिटी उसके पास नहीं है, क्योंकि संविधान के दायरे के तहत वो मान्यता प्राप्त नहीं करता। ये अधिकार कोर्ट के पास, निर्णय सुनाने का अधिकार, सुनाने का अधिकार कोर्ट के पास। अर्थात देख, हमने यहां क्या देखा, दोनों मायनों में। पहला कि ये रूढ़ी है, परंपरा है, और किसी के फंडामेंटल राइट पर को ये बाधित कर रहा है, इस कारण ये अवैध है, अर्थात सर्वखाप पंचायत द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो अवैध है। दूसरा कि इसमें उसने दो गलती किया कि निर्णय देने की शक्ति कोर्ट के पास है, ना कि सर्वखाप पंचायत के पास। तो हमने यहाँ क्या देखा 13(3) के तहत कि कोई भी विधि हो, उपविधि हो, नियम हो, रूढ़ी हो, परंपरा हो, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराती है तो जिस मात्रा तक वो टकराएगी उस मात्रा तक वो भी अवैध होगी। यह आर्टिकल 13(3) के तहत है। अब आते हैं 13(4). 13(4) के तहत कहा, विधि के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं है। संविधान संशोधन शामिल नहीं है। अब चूंकि ये आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), अब ये 13 वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट की तरफ। आर्टिकल 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक हम किन चीजों की चर्चा करते हैं? राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता के अधिकार की बात करते हैं। अब यहां पर समानता के अधिकार के तहत हम एक एक आर्टिकल पर फिर पुनः चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 14 के तहत क्या है, आर्टिकल 15 के तहत क्या है। तो आते हैं आर्टिकल 14 पर हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 या आर्टिकल 14, इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या? किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, अर्थात
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा, से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इनमें तीन बातें हैं, व्यक्ति विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तीन बातें आई, व्यक्ति, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये तीन बातें आई। अब इन तीन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति का अर्थ हुआ कि वो चाहे भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, वो भारत का भी हो सकता है, कोई विदेशी भी हो सकता है। व्यक्ति को यहां पर एक कंपनी के रूप में भी हम इंगित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अब हम आते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि के तहत समानता, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता ये हमने ब्रिटेन से लिया है और इसका कंसेप्ट विधि के समक्ष समानता रूल ऑफ लॉ की देन है, जो डायसी द्वारा दिया गया है। ये हमने विधि के समक्ष समानता हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। किससे प्रेरित है? ये डायसी से प्रेरित है। और विधि का समान संरक्षण हमने किससे लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। और अमेरिका किससे प्रेरित है यहां पर? तो अमेरिका इससे अरस्तु से प्रेरित है। यह निगेटिव है, अर्थात आपको कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। ये पॉजिटिव है, अर्थात इसमें सबके साथ समान व्यवहार की बात की गई। क्या की गई? इसमें सबके साथ समान व्यवहार की बात की गई है। यहां पर कहा गया है कि समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। यहां पर क्या है? समानों के साथ समान व्यवहार, साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये सबके साथ कहता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समानता बरतेंगे। यहां पर है समानों के साथ
समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार, अर्थात विवेक संगत हम भेदभाव कर सकते हैं। तो भेदभाव का आधार क्या होगा? वो रेशनलिटी होगा कि रेशनल आधार पर हम, विवेक संगत आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि दोनों तो एक दूसरे का विरोधाभासी है। क्या है? दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। तो इस पर हमारे न्याय शास्त्री का कहना है कि विधि के समक्ष समानता हो या विधि का समान संरक्षण, दोनों का उद्देश्य क्या है? समान न्याय। समान न्याय अर्थात कॉमन जस्टिस तक पहुंचना। विधि का समान संरक्षण, अगर यहां रेशनल लेवल पर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो जो सदियों से दबे कुचले हैं, ठीक है, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, क्या होगा? वो तो पिछड़े हैं। और जिनको मौका मिला, अगर उनके साथ उनका रेस लगा दिया जाए तो चूंकि वो रिसोर्सेज से सब दिन दूर रहे हैं, वो कंपटीशन तो नहीं कर पाएंगे। तो इस चूंकि वो भी इस व्यवस्था के समान भागीदार बने, तो इस कारण हम रेशनल लेवल पर उनको, उनके साथ कुछ वरीयता बरतेंगे। जैसे देखते हैं कि आयकर का विधि के समान संरक्षण के तहत समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण के तहत देखते हैं कि रेशनल लेवल हम क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए कि आयकर का स्लैब ऑफ इनकम टैक्स, जो बहुत कम कमाते हैं, सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो क्या वो इनकम टैक्स देते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है और वो उस आमदनी से वो सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं, तो उनको इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी गई है। जो अच्छा खासा कमाते हैं, जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि इनकम टैक्स का स्लैब बना दिया गया कि अगर आप इतना कमाते हैं आप फ्री हैं, इससे ज्यादा इतना कमाते हैं तो आपको इतना टैक्स देना होगा, आप बहुत ज्यादा कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स होगा देना होगा। अर्थात यहाँ पर रेशनलिटी के आधार पर हमने क्या देखा? यहाँ के रेशनलिटी के आधार पर यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया। दूसरा देखते हैं कि कोई विकलांग व्यक्ति, जब तक उन्हें सहूलियत नहीं देंगे तो मुख्य धारा में वो कैसे शामिल होंगे? तो विकलांग के साथ या यहां पर विकलांग नहीं, दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे, सॉरी, दिव्यांग लोगों के साथ फिर देखते हैं कि पहाड़ पर जो लोग रहते हैं, वो जो सहूलियतें होते, गवर्नमेंट द्वारा जो सहूलियतें दी जाती है, जो समान सहूलियतें होते, तो उन सहूलियतों का भरपूर लाभ वो नहीं ले पाते। लेकिन समाज की मुख्य धारा में उन्हें शामिल करना है, साथ लेकर उन्हें बढ़ना है। तो रेशनलिटी के आधार पर बेचारे पीछे हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनके साथ भी कुछ उनको वरीयता देना चाहिए। पहाड़ के लोगों के साथ अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे शिक्षा बेसिक है, सबको शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के बिना हम अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा में देखते हैं कि वैसे व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी के बगल के रहने वाले हैं, उनको वहाँ हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन जो दूर से आते हैं, अर्थात 100-200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उन्हें क्या कि शिक्षा, इन्हें भी जो बगल में रहते हैं उन्हीं के समान शिक्षा उन्हें भी मिले,
उनका भी समान हक है। तो उनको क्या होता है, हॉस्टल की सुविधा दिलाई जाती है, हॉस्टल की सुविधा, जिससे कि वो भी अपना पढ़ाई कर सकें। तो विधि का, इस विधि का समान संरक्षण, इससे क्या निकलता है, जो हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था इसका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपका विधि के समान संरक्षण से ही निकल के आया। कुछ सदियों से जो पीछे रहे हैं, सदियों से जिन्हें दबाया गया है, वो भी हमारे आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान हकदार बने, समान भागीदार बने। तो उनके लिए कुछ तो वरीयता रखनी होगी, नहीं तो उनके लिए राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या रहेगा। अगर उन्हें भी अपेक्षा और आकांक्षा थी कि हमारे देश से अंग्रेज जा रहे हैं, दूसरी बात हमारे देश में लोकतंत्र आ रहा है, तो उन्हें एक नई आशा की किरण दिखी कि सदियों से जो हमारे साथ होता आया है, जो नई शासन व्यवस्था आएगी, ये हमारे साथ न्याय करेगी, अर्थात हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं, वो दूर करेगी। अर्थात उनमें क्या कमियां थी, क्या दिक्कतें थी, तो गरीबी थी, बेरोजगारी थी, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं से पहले से ही दो चार होते आ रहे थे, और वर्तमान में भी उन्हीं समस्याओं से दो चार होते रहे। फिर उनके लिए राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर रह जाता। तो वो भी समान रूप से इस व्यवस्था का भागीदार बने, भाग ले, इस व्यवस्था में उनका भरोसा जगा रहे, बना रहे। इसके लिए हमने क्या किया, इनके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था लाई। ठीक, देखते हैं मिनर्वा मिल्स केस में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, अर्थात आर्टिकल 14 जो है, इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। दूसरी बात, मेनका गांधी केस में इसमें नेचुरल जस्टिस की बात की गई, नेचुरल जस्टिस की बात की गई, नेचुरल जस्टिस का अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय। ये नैसर्गिक न्याय क्या है, जो न्यायपूर्ण हो, भेदभाव से परे हो, एवं पारदर्शी हो, ठीक। और इसी आर्टिकल 14 में हमने देखा है कि वर्ग विधान की बात की गई, वर्ग विधान की बात की गई। ये वर्ग विधान क्या है, क्लास लेजिस्लेशन, अर्थात ये प्रयोजन मूलक है, ये प्रयोजन मूलक है। हम प्लान करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि इस अमुक टाइप के व्यक्ति का इनके सामने फलाना फलाना समस्या है, और इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, समाधान उनका हमारा प्रयोजन है, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब इस टाइप के व्यक्ति का हो सकता है कि जो हमने जो मानक बनाया हो, उन मानक में जिस क्लास को हमने रखा उसमें हो सकता है सिर्फ एक जाति ही आती हो, सिर्फ एक जाति ही आती हो,
आती हो तो उसके लिए भी हम कानून बनाएंगे। हमने जाति की बात नहीं की, हमने एक वर्ग की बात की कि अमुक टाइप का जो व्यक्ति हो, और इनके लिए हमारा प्रयोजन है कि इन्हें भी न्याय मिले, और उनके न्याय की प्राप्ति के लिए हमने कानून बनाया। और उस जो जिस क्लास के बारे में हमने ये प्रयोजन किया कि इन्हें भी न्याय प्राप्त हो, अगर उस प्रयोजन में, उस क्लास में एक सिर्फ जाति, एक ही व्यक्ति फिट कर रहा हो या सिर्फ एक जाति ही फिट कर रहा हो, तो उनके लिए भी हम कानून बनाएंगे। ठीक। तीस आगे देखते हैं, कार्यपालिका को जो कोटे की व्यवस्था है, को कोटे की व्यवस्था, चूंकि यहां पर नैसर्गिक न्याय की बात की गई कि अंतिम व्यक्ति को भी ऐसा हो, इस सिस्टम में अन्याय ना हो, अंतिम व्यक्ति के साथ भी अन्याय ना हो, या किसी एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय ना हो, तो हो सकता है कि इस सिस्टम में भूल चूक के कारण किसी व्यक्ति को न्याय ना मिला हो। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे कार्यपालिका का हो कोटे की व्यवस्था की उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि आज से 15 साल पहले गैस सिलेंडर बड़ा मिलना बड़ा दुर्लभ होता था। तो देखते थे क्या कि उस जिले के प्रशासनिक अधिकारी को कुछ सिलेंडर अलॉट किया जाता था कि अगर वैसी व्यवस्था हो जिसको एकदम अति आवश्यक हो, तो वहां पर वो गुहार लगाते थे कि हमारे घर में फलाना फंक्शन है, हमें इतनी गैस की जरूरत है, अर्थात उनको गैस उपलब्ध मुहैया करा दिया जाता। कोई व्यक्ति योग्यता रखते हुए हो सकता है कि उसका कहीं एडमिशन नहीं होता हो, तो कोटे की व्यवस्था के तहत क्या होता है, अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति को भी इस व्यवस्था से इस व्यवस्था में उनके साथ न्याय हो, उन्हें न्याय मिले, इस कारण इसे भी लाया गया। अब है कि आर्टिकल 14 पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए। एब्सोल्यूट ये नहीं है, अर्थात इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। जैसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 का अपवाद, आर्टिकल सबसे पहला देखते हैं कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल सांसद विधायक को कुछ छूट दी गई है, इससे छूट दी गई है, कुछ छूट दी गई। दूसरा देखते हैं, यूएनओ का कोई कर्मचारी हो, कोई कर्मचारी हो, विदेशी राजनयिक हो, उनको भी, ये भी इनके अपवाद हुए। अगला देखते हैं, आर्टिकल 15(3) के तहत महिला एवं बच्चों को, महिला एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, इस तरीके से आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, उन अपवादों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अगले अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है।
कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत क्या कहा गया है कि हम जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आर्टिकल 15(1) के तहत कहा गया है, 15(1) के तहत कि राज्य किसी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक, राज्य किसी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यहां पर राज्य पर बल दिया गया है। राज्य किस प्रकार का, अर्थात जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कहां नहीं कर सकता है, तो सार्वजनिक स्थानों पर। दूसरा है ये राज्य पर, यहां पर 15(1) के तहत राज्य पर बल दिया गया। अब 15(2) के तहत यहां पर व्यक्ति पर बल दिया गया, अर्थात कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी सार्वजनिक स्थान, भोजनालय हो, मंदिर हो, स्कूल हो या कोई ऐसा जगह जहां पर सभी लोग मिलते जुलते हो, वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब है कि इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं कि हां, इसका अपवाद स्थिति है। अपवाद कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित है, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित है, तो उसे रोक सकते हैं, जैसे कि कोरोना के दरमियान हमने देखा, या टीबी का कोई मरीज, ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शन आधारित हो, जो संक्रमण से फैलती हो, इसको भी हम रोक सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्यों, उद्देश्य क्या है कि ये बीमारी तेजी से पूरे वेग से आगे ना बढ़े, अर्थात स्वास्थ्य को ध्यान रखा गया। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो वह इसे नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि हेल्थ, स्वास्थ्य उसका फंडामेंटल राइट है और वो अपना इलाज कराने के लिए गया है, स्वस्थ होने के लिए गया है। और डॉक्टर का कार्य है इलाज करना, ना कि भेदभाव करना। तो अर्थात यहाँ पर डॉक्टर के पास वो इलाज के लिए गया है, तो वहां पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, अर्थात उसका इलाज होगा। डॉक्टर उसे नहीं रोक सकते, उसे नहीं भगा सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अगर वो घूमता है जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना हो, तो इसे रोका जा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं
आर्टिकल 15(3), इसमें सरकार या राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। और जब इसके लिए विशेष प्रावधान करेगी तो उसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे अब महिला के लिए देखते हैं, अब इनके लिए महिलाओं के लिए देखते हैं। महिला आयोग की स्थापना की गई। आयोग की स्थापना, दूसरा इनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई। इनके कल्याण के लिए योजना घर के भीतर एवं बाहर इनकी सुरक्षा के लिए कानून लाया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए कानून लाया गया है। जैसे घर के भीतर तो डोमेस्टिक वायलेंस, घर से बाहर कार्यस्थल, वर्किंग प्लेस, पर क्या दिया गया है? वर्किंग प्लेस पर जैसे विशाखा केस में गाइड किया गया था। विशाखा केस में गाइड किया गया था। अब बच्चों के लिए हम देखते हैं, अब इनके लिए क्या किया गया है? बाल संरक्षण अधिकार आयोग, पहला। दूसरा, कल्याणकारी योजना, बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। और हम ये जो देख रहे हैं आर्टिकल 15(3) के तहत महिला एवं बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान किया जा रहा है कि इनका शोषण ना हो, विकास में ये भागीदारी चूंकि ये पूरी आबादी का 50% है। अगर इसे मौका दिया गया, अगर और व्यवस्था में ये भागीदारी करती है तो अर्थात इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारे विकास में ये अपना योगदान कर पाएंगे। दूसरी बात, ये बच्चा क्या है? ये देश का भविष्य है। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो आने वाले भविष्य पर हम ध्यान दे रहे हैं, और अगर इससे बेहतर ध्यान देते हैं तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? ये अपना देश के लिए योगदान करेंगे। ठीक है, अर्थात मानव कैपिटल बनेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। शेष जो बातें होंगी अगले क्लास में होंगे। ठीक, नमस्कार।